नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट एग्जाम स्टडी में। और आज हम कंप्लीट करेंगे हमारे हिस्ट्री के टॉपिक को, जो है इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना था कि किस तरीके से इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर ने इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी लंबे टाइम से इन्फ्लुएंस किया है। इसको समझने के लिए हमने इंडियन ज्योग्राफिकल रीजन को 3 पार्टों में डिवाइड किया था। एक था द हिमालय माउंटेन, सेकंड था इंडो गैंगटिक प्लेन, थर्ड था सदर्न पेनिनसुला। इसमें से हमने हिमालय माउंटेन और इंडो गैंगटिक प्लेन प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। अब जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है वो है द सदर्न पेनिनसुला, और इसके साथ हम एक एडिशनल टॉपिक भी, इंडिया अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, को भी साथ में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सदर्न पेनिनसुला। आइए सबसे पहले इसके कुछ ज्योग्राफिकल फीचर जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द विध्यांश एंड सतपुरा माउंटेन्स अलोंग विद द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर फ्रॉम द गेट डिवाइडिंग लाइंस बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। विध्यांश और सतपुरा जो माउंटेन रेंज है, जो नर्मदा और ताप्ती रिवर के साथ साथ चलती है, वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक डिवाइडिंग लाइन भी क्रिएट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लेट्यू टू द साउथ ऑफ द विध्यांश माउंटेन इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू. It consists of volcanic rock which is different from the northern mountain. विदियान माउंटेन के साउथ में जो प्लेट्यू आता है उसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, और ये डेक्कन प्लेट्यू वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है, जो कि नॉर्दर्न माउंटेन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। These rocks are easier to cut into we find number of temples. और ये रॉक बहुत ही आसानी से कट सकते हैं, easier to cut है। इस वजह से हमें नीचे डेक्कन में काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स और मोनेस्ट्री देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है द डेक्कन प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अब जो साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है वो दोनों साइड से ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स से कवर है। ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है और वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है। नेक्स्ट पॉइंट है द कोरमंडल कोस्ट स्टैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। यानी कि डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न पार्ट है, उधर ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो प्लेन एरिया है उसको कोरमंडल कोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है द कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट स्टैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। इसी तरीके से जो वेस्टर्न साइड वाला पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच के एरिया में कोंकण और मालाबार कोस्ट आते हैं। ये तो हो गए इनके ज्योग्राफिकल फीचर्स। आइए अब जानते हैं कि इसका हिस्ट्री के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहला पॉइंट है द विध्यांश माउंटेन मेक दिस रीजन आइसोलेट फ्रॉम द नॉर्थ। विध्यान माउंटेन ने एक डिवाइडिंग लाइन क्रिएट करी, जिस वजह से जो साउथ का रीजन है वो काफी ज्यादा आइसोलेटेड रहा। द लैंग्वेज एंड द कल्चर इन द सदर्न पेनिनसुला आर प्रिजर्व्ड इन फैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू दिस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। और इसी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो साउथ की लैंग्वेज कल्चर था वो काफी टाइम तक प्रिजर्व रहा। वी फाइंड नंबर ऑफ रॉक कट मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल इन डेक्कन। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है, इस वजह से वो इजियर टू कट है, और रॉक कटिंग की मदद से ही काफ़ी ज़्यादा हमें मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो रॉक कट करके मोनेस्ट्री और टेम्पल्स बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर मैनी पासिस इन वेस्टर्न घाट्स लाइक जुनार, कन्हेरी, कार्ले लिंक द ट्रेड रूट्स टू द वेस्टर्न पोर्ट्स। वेस्टर्न घाट्स में हमें काफ़ी ज़्यादा पासिस भी देखने को मिलते हैं, जैसे जुनार, कन्हेरी और कालरे। द फेमस पालघट पास विच इज़ इन ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम द कावेरी वैली टू मालाबार कोस्ट। और सबसे ज़्यादा फेमस जो पास है वेस्टर्न घाट का वो है पालघट पास, जो कावेरी वैली से मालाबार कोस्ट तक है। It is the important trade route for the इंडो-ईरानियन ट्रेड इन द एंशियंट टाइम। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था, जो इंडो रोमन ट्रेड का एक बहुत बड़ा पार्ट था। जो इंडो रोमन ट्रेड होता था वो यहीं से होता था। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू ट्रेड बाय पोर्ट्स मैनी पोर्ट सिटीज आर स्टैब्लिश लाइक अर्कमेडू, मालापुरम एंड कावेरीपट्टनम। अब पोर्ट्स के थ्रू जब ट्रेड होता था तो इस वजह से वहां पे काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ, जैसे कि अर्कमेडू, मालापुरम और कावेरीपट्टनम, ये सब पोर्ट सिटीज़ में आते हैं।
Many rivers in southern peninsula make the plateau into fertile rice producing soil. और पेनिनसुला में काफी सारी रिवर्स भी हैं जो उस एरिया की सॉइल को बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाती हैं और एक राइस प्रोड्यूसिंग एरिया बनाती हैं. द रीजन बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा, रायचूर दोआब, रिमेन अ बोन ऑफ कनेक्शन बिटवीन द मेजर किंगडम ऑफ साउथ. और इसी तरीके से एक कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी जाती है और उनके बीच का जो दोआब बनता है, रायचूर दोआब, वो एक बोन कनेक्शन का काम करा उसने साउथ के काफी सारे किंगडम्स में कनेक्शन बनाने के लिए. The deltic plains formed by these two rivers are at the mouth became famous under Satavahanas. और इन दो नदियों के द्वारा जो डेल्टिक प्लेन्स बनता है और उसका जो माउथ है वो सतवाना के अंडर में रहता था एंशियंट टाइम्स में. A number of towns and ports flourished in these plains in the beginning of Christian era. और इन प्लेन्स में ही क्रिश्चियन एरा की स्टार्टिंग में हमें कई ज्यादा टाउन्स और पोर्ट्स का फल फूलना भी दिखता है, किस तरीके से वो स्टैब्लिश हुए. नेक्स्ट पॉइंट है द कावेरी डेल्टा कंस्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल जोन इन द फार साउथ. इट बिकेम द सीट ऑफ द चोला पावर. कावेरी डेल्टा जो एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन थी वो चोला पावर के अंडर आती थी और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीट थी उनके लिए. द कावेरी बेसिन विद इट्स रिच ट्रेडिशनल लैंग्वेज एंड कल्चर हैज़ फ्लरिश्ड फ्रॉम एशियन टाइम्स. और इसी वजह से जो कावेरी का बेसिन है वो काफ़ी टाइम से फल फूला भी है क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेडिशन था और लैंग्वेज था, कल्चर था, वो इस ज़्यादा में बहुत ही ज़्यादा रिच था. नेक्स्ट पॉइंट है एज द साउथ पेनिनसुला is gifted with a long coastline, the people of this region took keen interest in maritime activity. अब साउथ की जो पेनिनसुला की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है और वो सी से मिलती है. इस वजह से जो वहाँ के लोगों ने मेरीटाइम एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया. अ ग्रेट डील ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स went on thought seaways. From the earlier time, apart from trade, they spread Indian art, religion, and culture in these part of world. अब सी वेव की मदद से मेरीटाइम एक्टिविटीज और सी वेव की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉमर्स और ट्रेड बढ़ा, जिस वजह से इंडियन आर्ट भी वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा एरिया में गया, रिलीजन भी गया और कल्चर भी गया. In east, mariner reached countries like Java, Sumatra, Burma, and Cambodia, and commercial contact between South India and the Greek Roman countries flourished along. और ईस्ट साइड के जो मरीनर थे वो काफ़ी दूर दूर तक कंट्रीज में गए जैसे जावा, सुमात्रा, बुर्मा और कंबोडिया. और इस वजह से जो कमर्शियल कांटेक्ट था साउथ इंडिया का बाकी कंट्रीज से वो भी बहुत अच्छा हो गया और ग्रीक रोमन कंट्रीज के साथ भी वो काफ़ी ज़्यादा फल फूला. तो ये हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स का जो इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन हिस्ट्री पे यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो चलिए इसको देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इंडिया प्रूव टू बी द मेल्टिंग पॉइंट पॉट ऑफ न्यूमरस रेसेस. जो इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया ने एक ऐसा मेल्टिंग पॉट का काम करा जहाँ पे काफ़ी अलग अलग रेसेस आकर मिक्स हो गए. The Pre-Aryans, the Indo-Aryans, the Greek, the Scythians, the Hunas, the Turk, etc. made India their homes. जैसे कि प्री आर्यंस हुए, इंडो आर्यंस, ग्रीक्स हुए, साइकेटियंस हुए, हुनास हुए, तुर्क, ये सब ब्रीड्स और रेसेस यहाँ पर आके मिक्स हुए. इन्होंने इंडिया को अपना घर बनाया. Different culture mingled with one another throughout the ages. Many pre-Aryans or Dravidian terms occur in the Vedic text. Similarly, many Pali and Sanskrit terms appear in the Sangam literature. अलग अलग कल्चर यहाँ पर आके मिक्स हो गए. बहुत सारी प्री आर्यंस और द्रविडियन टर्म्स हमको वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलती हैं और ऐसे ही पाली और संस्कृत टर्म भी हमें संगम लिटरेचर में देखने को मिलती हैं. संगम लिटरेचर साउथ का लिटरेचर है, साउथ इंडियन लिटरेचर है. नेक्स्ट पॉइंट है सिंस एशियन टाइम्स इंडिया हैज बीन द लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन. एशियन टाइम से ही इंडिया अलग अलग धर्मों की भूमि बना रहा है. एंशियंट इंडिया विटनेस द बर्थ ऑफ हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, बट ऑल दीज कल्चर एंड रिलीजियस इंटरमिंग विद वन अनदर. एंशियंट इंडिया ने जो बर्थ देखा है अलग अलग रिलीजन का जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब इंडिया में से ही ओरिजिन हुए हैं और अलग अलग कल्चर्स होने के बावजूद ये एक दूसरे में मिक्स भी बहुत आसानी से हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है
Although Indian people speak different languages, practice different religion, and observe different social custom, they follow common style of life throughout the country. इंडिया के जो लोग हैं वो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं और अलग अलग उनके सोशल कस्टम है, लेकिन वो एक ही कॉमन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एंशियंट स्टोव ऑफ यूनिटी, दे लुक्ड अपॉन दिस वास्ट सबकॉन्टिनेंट एज वन लैंड। और जो हमारा एशियंट यूनिटी का जो स्टोव है वो इस पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक भूमि का दर्जा देता है। The name Bharatvarsh or the land of Bharata was given to the whole country after the name of an ancient tribe called Bhartas। और जो इस भूमि का नाम पड़ा भारतवर्ष या भारत, वो एक जो एंशियंट ट्राइब यहाँ पे रहती थी भारतास, उसके नाम पर पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है our ancient poets and philosophers and writers viewed the country as an internal unity. This kind of political unity was attained at least twice ड्यूरिंग द मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर। हमारे एंशियंट फिलोसफर, पोइट्स और राइटर्स ने हमारी कंट्री की जो इंटरनल यूनिटी है उसको कई बार बताया है, और ऐसी इंटरनल यूनिटी एंशियंट टाइम में सिर्फ 2 बार ही ऑक्योर हुई है, एक मौर्यन टाइम पर और एक गुप्ता टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट है द यूनिटी ऑफ इंडिया वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉरेनर। दे फर्स्ट केम इनटू कांटेक्ट विद द पीपल लिविंग ऑन द सिंधु और द इंडस, सो दे नेम द होल कंट्री आफ्टर दिस रिवर। और जो इंडिया की यूनिटी थी उसको फॉरेनर ने भी रिकॉग्नाइज करा जब वो नॉर्थ वेस्ट साइड में इंदस नदी के कांटेक्ट में आए, और इंदस से ही उन्होंने पूरे इस कंट्री को रिप्रेजेंट करा। सिंधु नदी या इंदस नदी, हिंदी में सिंधु बोलते हैं, उसी से ही इन्होंने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करा। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड हिंद इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु, एंड इन कोर्स of time the country came to be known as India in Greek and Hind in Persian and Arabic language। तो जो वर्ड हिंद है वो संस्कृत के वर्ड सिंधु से आया है, और टाइम के साथ चलते हुए ग्रीक ने इस भूमि को नाम दिया इंडिया का, और हिंद इसको पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में बोला जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन द 3rd century BC प्राकृत लैंग्वेज सर्व्ड एज अ लिंगुआ फ्रांस ऑफ द कंट्री। और 3rd century BC के दौरान लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज थी, वो एक कॉमन भाषा थी, सामान्य भाषा थी कंट्री की। हमारा लास्ट पॉइंट है इंडिया हैज इमर्ज एज मल्टी रीजनल एंड मल्टी कल्चर सोसाइटी। द अंडरलाइंग यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड प्लूरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी रिमेन द रियल स्ट्रेंथ फॉर द डेवलपमेंट। और जो हमारी कंट्री की मल्टी रीजनल, मल्टी कल्चर, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर जो है, यही हमारी कंट्री की एक इंटरनल यूनिटी है, और इसी वजह से हमारी कंट्री की जो सोसाइटी है उसकी स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट होता है। सो गाइज, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू गाइज।